नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस चुनाव में माहौल बनाने के लिए केंद्र के चुनाव के मद्देनजर तैयारियां भी की जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र में होने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव जो अगले वर्ष प्रस्तावित है, उसके लिए पुरजोर हर तरह के काम कर रहे हैं। उत्तराखंड भी क्यों पीछे हटे? उत्तराखंड भी 2000 में अगर राज्य बना तो 23 वर्षों में क्या किया उसे भी बताने का समय है। और इन सब के साथ पूरे देश विदेश से जो औद्योगिक घराने के लोग हैं उन्हें भी उत्तराखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की जा रही है। कई अच्छे व्यवसायिक घराने हैं जो यहाँ पे आने के लिए इच्छुक भी हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह से प्रयासरत है। अभी विदेश दौरा करके आए हैं और उसके बाद दिल्ली में भी उन्होंने प्रयास किया, कई एमओयू किए, फिर खाड़ी देश में गए और उसके बाद आने के बाद फिर हिंदुस्तान के कई अन्य राज्यों में जा रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताया कि उनका जो प्रयास है 2.5 लाख का जो 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनका प्रयास है वह लगभग हमारी समझ से 65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कितना समय लगेगा, क्या हकीकत है और इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य क्या है या इस प्रदेश के विकास के लिए इसका काम किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है। महेश जोशी जी के साथ विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी हैं। रवि शरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन आज पत्रकार वार्ता में क्या हुआ, कैसे मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विक्रम जी के पास चलूंगा। विक्रम जी, आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और फोकस उनका मुख्य रूप से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर के था। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ये जाने कि मुख्यमंत्री का क्या प्रोजेक्ट है, क्या उम्मीदें हैं, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और अभी कहां तक पहुंचा है। विक्रम श्रीवास्तव जी। देखिए जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता इससे पहले होनी थी जब वो विदेश दौरे के बाद, लेकिन लेटी से जिस तरह से देखिए आज मुख्यमंत्री ने जब प्रेस वार्ता किया तो उन्होंने जिस तरह से जो डबल इंजन है और खास करके जर्मनी जो मार्ग है उससे क्या लाभ उत्तराखंड को मिलने वाला है उसके साथ उन्होंने शुरुआत किया। शुरुआत के साथ देखिए जब से राज्य बना है आपने हम दोनों ने देखा होगा कि जो भी मुख्यमंत्री आता है एक नया लक्ष्य लेकर के आता है, एक नए विजन के साथ आता है। चाहे वो कभी ऊर्जा प्रदेश हो या कभी आयुष प्रदेश हो या कभी पर्यटन प्रदेश हो, उसी तरह से इस बार मुझे लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है वो इसको एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी राज्य हो वहां पर अगर उद्योग धंधे अच्छी तरीके से चल रहे हैं तो उसको अपने आप ही विकसित माना जा सकता है। जिस तरह देखिए एक सोच है, सोच में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। अभी तक इतने करोड़ के एमओयू हो गए, जैसा उन्होंने कहा कि 65,000 करोड़ के एमओयू हो गए हैं। लेकिन देखिए क्योंकि हम लोग ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सोच पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि एक जैसा मैंने पहले बताया कि कभी आयुष प्रदेश की कल्पना होती है, कभी ऊर्जा प्रदेश की कल्पना होती है, लेकिन वो धरातल पर शायद इसलिए नहीं उतर पाता क्योंकि उसके लिए जो बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। लेकिन इन्वेस्टर समिट को लेकर के जिस तरह से इससे पूर्व इन्वेस्टर समिट हुआ यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी उस वक्त विधायक थे, उन्होंने भी बहुत बारीकी से चीजों को समझा होगा, देखा होगा, समाचारों को पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं उन चीजों को, उन गलतियों को वो नहीं करना चाहते और इसीलिए देखिए जिस तरह से वो विदेश गए, विदेश के बाद वो भारत के अंदर जाकर के इन्वेस्टरों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक सुरक्षा, दूसरा भौगोलिक परिस्थिति। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है और सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर के देखिए
हम और आप दोनों इस बात को कह सकते हैं कि रात को चाहे 8 बज रहा हो, चाहे आधी रात हो, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है। तो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्ट करने आएगा तो सबसे पहले वो सुरक्षा देखता है, भौगोलिक परिस्थिति देखता है और तीसरा प्रॉफिट देखता है। बिना प्रॉफिट के कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी जाकर के वो नहीं अपने आप को स्थापित करना चाहेगी, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट का सबसे पहला वो है, और वो प्रॉफिट किस तरह से उसको निकलेगा, ये कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से सरकार उनको बता रही है कि आप एमओयू करें, हम आपको इस तरह के संसाधन देंगे, आपको एक हम माहौल देंगे। और क्योंकि देखिए दिल्ली से देहरादून ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से उधम सिंह नगर ज्यादा दूर नहीं है। रेल कनेक्टिविटी किस तरह से देंगे, जिस तरह से आज उन्होंने जिक्र किया कि अंतरराष्ट्रीय अगर उड़ान जो है देहरादून या पंतनगर से होती है तो जो इन्वेस्टर है वो और भारी मात्रा में है। 2-3 चीजें हैं जिसपे मेन फोकस करने की जरूरत है, और ग्राउंड की बात है। देखिए बहुत छोटा सा उदाहरण है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना को लेकर के लगभग 2009 में एक विज्ञापन तैयार किया गया था। वो विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा। आज भी जो हमारी छोटी छोटी योजना है, क्योंकि इन्वेस्टर को हम उसी तरह से बताएंगे ना कि देखिए हमने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत हमने लोगों को गाड़ियां यहाँ पर लोन पे दी, सब्सिडी दी, और आज उनका परिवार बहुत अच्छे तरीके से पल रहा है। हमने होम स्टे योजना शुरू करी है, और हम होम स्टे शुरू करने वाले लोगों से जाकर के आप फीडबैक लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, विपक्ष को कहूंगा, ठीक है, सुझाव बहुत जरूरी है। आलोचना सरकार को भी चाहिए कि अगर कोई बात उठ रही है, आप कहें कि जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, आप कहें कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, आप कहीं भी कर लीजिए काम, तो ये संभव नहीं। तो जाहिर सी बात है सारी चीजों को साथ में बैठ करके, और बहुत अच्छी चीज एक चीज मैं जिक्र करूंगा, तालमेल का जिक्र करूंगा। तालमेल क्यों जरूरी है? देखिए मुख्यमंत्री जैसे ही देहरादून पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती थे, वो गए, वो एयरपोर्ट को उतरने के बाद सीधा उनसे मुलाकात करके उनका हाल चाल जाना। तो ये जो समन्वय है ये बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार के सामने नहीं आती है, लेकिन विपक्ष के पास वो चीजें पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या जो इन्वेस्टर है उसको किस तरह की परेशानी हो रही है। तो अगर सरकार के पास अधिकारी नहीं सुनते तो विपक्ष के पास जाते हैं और विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है। एक्चुअली जो मंत्री हैं वो भले तुम्हें राजनीतिक अनुभवी ना हो, लेकिन राजनीति के लोगों के साथ उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, तो आप ये कह सकते हो आज उनको मौका मिला तो उसको कैच करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के राज्य बना था उनको पता है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। रवि सर जी, विक्रम जी ने बड़ी विस्तृत रूप से बताया, उन्होंने बताया कि सामंजस्य भी बना रहे हैं, समन्वय भी है, अधिकारी भी उनके साथ लगा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करके औद्योगिक घरानों को देने चाहिए, क्योंकि हमें आज भी याद है 2003 का दौर था, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत व्यवसायिक घरानों को लेकर के आए, लेके आने के बाद उन्होंने प्रयास भी किया। 2007 तक उनकी सरकार रही, उनको सुविधा भी दी, लेकिन बहुत से ऐसे औद्योगिक घराने थे जिनको जो वो एक्सपेक्ट करते थे उनको चीजें नहीं मिली, तो 7 के बाद वो वापस भी गए। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार हो चुका है जो पुष्कर सिंह धामी विदेशों में जाकर के लोगों को बता रहे हैं और लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं? ये माना जाए कि आज उत्तराखंड बड़े उद्योग लगाने के लिए तैयार है? रवि शरण जी, देखिए इसके 2 पहलू, पहला कि उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है प्रयास का, दूसरा उससे जुड़ा हुआ जो बात आपने कही, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो वहां पे एक सवाल है जिसपे शायद और काम, मैं इसको इस तरह से कहूंगा, जहां पे और स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किए जाने की। मान लीजिए हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, हालांकि उनके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, वो काम कर रहे हैं, हमसे सक्षम भी है, फिर भी जो दिखता है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए आज हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री लगाइए। क्या ये प्लान हम 6 महीने से पहले से कर रहे थे कि हम उनसे उसके साथ ये कह सके कि साहब
इस फैक्ट्री के लिए आपको जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, वो ऑलरेडी हमने जो है स्किल प्रोग्राम में डेवलप किया हुआ है। जवाब अभी के आज के दिन में नहीं। दूसरा, क्या हम ये जाके कहें अगर किसी इन्वेस्टर से कि साहब हम इन दिशाओं में या इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जैसे उन्होंने एक कहा कि साहब जो है पादप योजना है हमारी, या हमारे जो है हम बोले कि जो अलग मेडिसिन एंड नेचुरोथेरेपी है उसमें हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको यहाँ पे एलोकेशन दे सकते हैं इन विविधताओं के साथ, इन सुविधाओं के साथ। उसमें शायद, मैं जानता नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसमें अभी थोड़ी कमी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसके कुछ रिजल्ट पहले भी आए हैं, कुछ अभी भी आए हैं। हमारा जो कंसर्न है वो ये कि अगर ये प्रयास सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो फिर वही होगा। 1 लाख करोड़ के आम इन्वेस्टमेंट के लिए चले थे, और एक एनडीटीवी ने कहा भी था कि जो फाइनल इन्वेस्टमेंट आया शेप में, वो भी शेप लिया नहीं धरातल पे, वो 17,300 करोड़ था। तो मतलब हम जहां से चले थे ना 17.3%, उसमें मैं किसी की गलती नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चरली क्या किया जाना चाहिए था और उसकी बजाय कहाँ पे चीजें मिस हो गई। वो ऐसा लगता है कि इस बार में उसमें काफी काम किया गया है, लेकिन जमीनी चीज जानना चाहेंगे क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और पॉलिटिकली भी बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं, लोगों के साथ अवेयर भी लोगों को करते हैं। यहाँ के लोगों की जो विचारधारा है, मैंने देखा कि आदमी यहाँ पे 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली में जाकर के 8,000 की नौकरी करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड समझ रहा है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि जब तक हमको वो मैन पावर नहीं मिलेगा तब तक ये जो व्यवसायी घराने आ रहे हैं, आफ्टर ऑल उनको जो देखिए जितने व्यवसाय हमने अभी तक देखे, एक्सपर्ट तो लेके वो बाहर से आते हैं, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, वो यहाँ का चाहते हैं, और यहाँ पे न मिलने पे जब वो बाहर से लेके आते हैं तो उनको कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं एक बार हमें माइंड लोगों का ब्रेन वॉश करने की जरूरत है कि आपके प्रदेश में आपके लिए चीजें आ रही है? नहीं, ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको विश्वास दिलाने की। वो क्यों भाग जाते हैं आप ये समझिए। उनको लगता है कि दिल्ली जैसी जगह में जाके 2,000 का कमरा लेके 10,000 की नौकरी करके भी उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जो पहाड़ में वो संघर्ष करता। ये मुख्य कारण है जिसको सारी सरकारें बहुत अच्छी तरह से जानती। पलायन के बारे में कौन सी सरकार ए से लेके जेड तक नहीं जानती, ये सोच। इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। क्या प्लानिंग की जरूरत है? हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑटो इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला कि भाई साहब आप वहां चलिए, आप ऑटो की इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाइए, इस जगह पे जमीन है, ये है। अब आज ये कहने के लिए हमने 6 महीने पहले से क्या वहां के लड़कों की या अपने प्रदेश के बाकी लड़कों की स्किलिंग शुरू की थी कि वो जाके वहां पे जब उनको जरूरत हो तो स्किल लेवल की तरह काम करें। एक दूसरा, हम जहां पे बसा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस जगह से जरूरी से जुड़ी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? अब दिक्कत कहाँ है कि हम उठा के ले जाके इंडस्ट्री को एक बार करें, उनको मनाएं भी, और ले जाके हमने एक बार पहाड़ पे रख दिया, वहां पे कुछ लेबर भी दे दी, पर समस्या लेबर तक की है। लेबर को ये समस्या है, उसको तो मिल गया 10,000 रुपए, लेकिन जिस दिन गैस नीचे से उठा के ऊपर ले जाना पड़ा वो वहां पहुंच जाता है। उसके बाद भी अगर कोई चीज उसको नीचे से उठा के ऊपर तक ले जानी पड़ी तो रात को 8 बजे छूटने के बाद वो क्या पानी नीचे ऊपर पहुंच पाएगा? अब ये दिक्कत, इसके लिए ब्रेन वॉश की जरूरत नहीं है, इसके लिए सरकार को जमीन पे काम करने की जरूरत है। जब जमीन पे काम प्रॉपर, मानसिकता जब सब बदलने के लिए कुछ तो जरूरी है भाई। मानसिकता बदलने के लिए आपको उनको वहां सुविधा तो देनी पड़ेगी। आपको सुविधा का प्रयास तो सरकार कर ही रही है। सर कितने साल आप देखिए, पहाड़ों में सड़कें की बात नहीं कर रहा, 23 साल हो गए आप प्रयास करते रह रहे हैं। कैसे? हम कब तक मान लें? हमारी जनरेशन निकल गई, हमारा लड़का भी पढ़ के आगे निकल गया, अब आप किसको समझाएं? चलिए, मुख्य रूप में जो विपक्ष की भूमिका में आज है, 10 वर्ष सत्ता में रहे हैं, हकीकत में कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पे व्यवसाय के रूप में जो औद्योगिक घराने हैं उनको लाने का सबसे महत्वपूर्ण काम इनकी सरकार ने, इनके मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने की। मैं जोशी जी, एनडी तिवारी का जो प्रयास था, कांग्रेस उसको क्यों नहीं जिंदा रख पाई
कि जिसका जो कारण, क्या कारण रहे कि जिन घरानों को लेके आई उनको कांग्रेस भी नहीं रोक पाई। और आज आप विरोध करने की बात अलग है कि आप विरोध आपके अध्यक्ष भी करते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी करते हैं, लेकिन आप जब सहयोग की बात आती है, अगर मान लीजिए इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है तो पॉजिटिव सोच के साथ आपको आज उनके सहयोग की जरूरत है। देखिए, ये तो बता सकते हैं कि राज्य निर्माण के बाद में तो सबसे प्रथम चुनी गई जगह थी नारायण दत्त तिवारी जी की सोच की गई कि आज उत्तराखंड में जो बिल्कुल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से रोजगार सृजन किया गया, तो उद्योग के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी काफी परिवर्तन आया है, जिससे प्रदेश में रोजगार की काफी समस्या हल हुई है। ये तो हमारी दूसरी बात ये है कि उसके बाद में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, सुविधाएं दी गई, मैक्सिमम सुविधाएं दी गई। जो सरकार ने जितनी सब्सिडी की प्रोविजन रखा था वो कंपनियों को लगा के भाई ये नाकाफी है, तो उन्होंने अपना वो कार्यकाल जितना भी एग्रीमेंट रखा है वो करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब ये यहाँ पे नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, वह यहाँ पे आए, यहाँ की सुविधा को लिए, यहाँ का फायदा उठा गए, उसके बाद छोड़ के चले गए। कई कंपनियों का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सी कंपनियां जो सुविधा यहाँ की सरकार का लेते थे, जितना लूट सकते थे लूटे और चले गए। रविशंकर जी, मेरी बात में सत्यता है? बिल्कुल, इसमें काफी सब्सिडी का लाभ मिलता रहा, वो जब सब्सिडी खत्म हो गई उन्हें लाभ मिलना बंद हो गया, तो यहाँ पे अपना फायदा लेके चले गए। उसके बाद में जिस तरह से ये इन्वेस्टर समिट के आयोजन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया और उसमें 1,30,000 करोड़ का उनका टारगेट था कि उसमें 1,30,000 किए उसमें। उसके बाद में उसमें भी 30% भी उसमें भी वो इफेक्टिव नहीं हो पाए, ज्यादातर उनका काम नहीं हुआ। और उसके बाद में धामी जी की सरकार आई और उन्होंने 2,50,000 का लक्ष्य निर्धारित किया, 2,50,000 का। इस बारे में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, पहले उसे पूरा कीजिए। लेकिन धामी सरकार ने जो अपने हिसाब से जो साइन कर रहे हैं, दोबारा से उसे शुरू किया है, उससे एक तरह से ये लग रहा है कि सरकार की जो उद्योग नीति है, उसका जो नियत है, जो वो स्पष्ट नहीं हो पाई कि उद्योग किस तरह से स्थापित होंगे, इनका किस तरह से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो सब कार्य करने की अपेक्षा है। जिस तरह से विक्रम श्रीवास्तव जी ने इसके ऊपर विस्तृत रूप से बताया है, मैं विक्रम श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ कि जब तक आपसी सहमति से तालमेल से कार्य नहीं होगा, हवाई बातें होंगी, ज्यादातर में काम नहीं होगा, उसके लिए एक सरकार को बिना नीति बनाए काम नहीं करेगी, तब तक ये हवाई बातें ही रहेंगी। लेकिन दूसरी चीज आप देखिए, स्थानीय लोगों के लिए तो बहुत से अच्छे व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। चाहे आप स्वरोजगार से अगर हम आपको गिनाना शुरू करें तो कई चीजें हैं। होम स्टे अगर आप ले लीजिए, जिस तरह से इन्होंने हर व्यक्ति को, जो आदमी अपने यहाँ व्यवस्था कर सकता था, आज वह कम से कम उसके यहाँ लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट रुक रहे हैं, उनको व्यवसाय का एक संसाधन। चलिए मैं लौटूंगा आपका, प्रेस वार्ता में आप थे, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बातें की और 2.5 लाख करोड़ बहुत अच्छी रकम होती है। अगर उसे लाकर वह व्यवसाय करना या व्यवसायियों को या इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, तो उसमें क्या उन्होंने कुछ बताया कि पहाड़ के लिए कितना है, पहाड़ पे क्या ये व्यवसायिक घराने जाने के लिए इच्छुक है, या जो अभी उन्होंने 65,000 करोड़ का MOU किया है उसमें कुछ पहाड़ पे भी जा रहे हैं? जैसा भी कुछ देर पहले आप एक जिक्र कर रहे थे, पहाड़ की जो पर्वतीय क्षेत्र का लड़का है वो यहाँ पे 10,000 में काम करने के लिए तैयार नहीं है। 8,000 लोग दिल्ली जा करके अन्य जगह पे वो काम करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ से हरिद्वार गया एक समाचार संकलन करने, तो मैंने देखा कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और वो मुर्दाबाद के नारे लगाते। मेरी उत्सुकता हुई, मैंने उनके पास गया, मैंने पूछा मैंने क्या हुआ, तो उनमें से किसी एक ने बताया कि ये लोग कंपनी में काम करते थे, कंपनी ने मना कर दिया कि आज से हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने देखा कि वो कहाँ पे है, देखा तो लेबर दफ्तर के बाहर वो धरना है। अंदर गया, मैंने लेबर ऑफिसर से बात की, तो उसने उन्होंने मुझे बताया कि ये सभी लोग ठेके पर और
उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कंपनी कहती है जी ठेकेदार की जिम्मेदारी, ठेकेदार कहता है जी कंपनी ने निकाल दिया, मैं क्या। तो जैसा आपने कहा कि एक विश्वास के साथ साथ देखिए कोई भी कंपनी होगी बिना प्रॉफिट के कहीं भी जा करके वो कोई काम नहीं करेगा। लॉस के लिए कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, चाहे सरकार हो। सरकार भी अगर आप काम कर रही है, वो इन्वेस्टर सबमिट कर रही है, तो वो राज्य के प्रॉफिट के लिए करती है। और अगर आप प्रॉफिट के लिए करते हैं तो आपको नियंत्रण भी बनाना चाहिए कि कैसे उनको नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आपने जिक्र किया बहुत सारी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने यहाँ पे राज्य में प्रॉफिट लिया, सब्सिडी ली, और वो उसके बाद कई कंपनियां तो कागजों में थी और वो गायब हो गई, क्योंकि आपकी पॉलिसी उस तरह की नहीं थी। आपने यहाँ पे कहा तो सही कि आपको राज्य के लोगों को अपने साथ में लेकर के चलना है, तब हम आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन क्या वो कंपनियां कर रही है उस चीज को फॉलो या नहीं कर रही है? देखिए रोजगार, जाहिर सी बात है कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर तलाशने के लिए सरकारें इस तरह के कदम उठाती है, लेकिन उसको कैसे नियंत्रण रखा जाए ताकि कंपनी का प्रॉफिट भी ना नुकसान में जाए, कंपनी को लगे कि नहीं मुझे कोई मेरे प्रॉफिट में नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, हमें सरकार की बात भी माननी चाहिए क्योंकि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो सरकार हमारा जो प्रॉफिट है वो रोकेगी। ये जो बीच की चीजें हैं इसके लिए बहुत पैनी निगाह रखने की आवश्यकता है। मैंने जैसा जिक्र किया वो जो लोग थे वो लोग बाहर से थे, और उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो शायद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे जेब में जो कुछ था मैं सब वहां पर बांट करके आया, और उन जितने लोग थे सबको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास रात का खाना खाने का पैसा नहीं था, क्योंकि वो हर रोज काम करते थे, हर रोज पैसे लेते थे। अब अचानक उन्हें कोई बोले कि नहीं कि अब आप आज से आपकी आवश्यकता नहीं है, तो सोचिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे। सही बात है। रविशंकर जी, एक चीज देखने को मिलती है कि हम कहने को तो कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज हम एजेंसियों को हायर कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को रख रहे हैं। एक बधा एजेंसियों का कमीशन उनके पास जाता है। जो आदमी काम कर रहा है पहाड़ का या कहीं का भी आदमी, उसको एक कट के रकम मिलती है। ये जो बार बार कहा जाता था कि बहुत पहले ठेकेदारी प्रथा चलती थी वो खत्म हो गई, लेकिन आज भी देखिए जिस तरह से एजेंसियां लोगों को हायर करके करती हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हटा देती हैं, जिससे बेरोजगार का एक बड़ा हुजूम तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई बार अभी भी आंदोलन चल रहे हैं कि उपनल के थ्रू या किसी और के थ्रू माध्यम से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और कुछ दिनों के बाद हटा दी गई। तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या ये ठेकेदारी प्रथा की जगह हम डायरेक्ट उसी धनराशि में क्या नौकरी नहीं दे सकते? यहाँ दो चीजें हैं। पहला सवाल तो यह है कि ठेकेदारी प्रथा तो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, सरकारें खुद कर रही हैं। सरकार की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए देखिए क्या है, जो भी सरकारी संस्थाएं जो काम कर रही है अगर वो लायबिलिटी लेना ही नहीं चाहती तो इसका मतलब वो जवाबदेही अपनी तय नहीं कर पाई। हम ही अगर आज के दिन कोई रिसोर्स इकट्ठा करते हैं तो जब तक हम उस रिसोर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे इसका मतलब हमारी जवाबदेही नहीं है। ये सवाल जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, आसान तरीका है, एक तो ठेकेदारी से एक कट मिल जाता है कुछ कतिपय लोगों को। हर सरकारों की बात है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। एक दूसरा ये कि जो लेबर उसके थ्रू आती है उसके ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगती ही नहीं है। और एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में चल गया है। आज के दिन तो बड़े बड़े पूंजीपति आके बड़े आराम से कह जाते हैं, और जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं सिर्फ ब्रेन ड्रेन का काम करते हैं, वो ये कह जाते हैं कि लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार किस तरफ चीजों को ले जा रही है, इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो पहले मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जहां आपने एक होम स्टे की बात, सिर्फ होम स्टे नहीं है सर, उत्तराखंड में खासकर अगर आप देखेंगे जो हमारा इलाका है आपका नैनीताल की तरफ, गढ़वाल जिसको बोलते हैं, इतने सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री के रूप में बच्चे, नया यूथ डेवलप हुआ है। आपको मालूम है पिरूल जैसी चीजों से बच्चे प्रोडक्ट बना रहे हैं, गोबर जैसी चीजों से मिट्टी लेके आजकल वो दिए और बहुत सी चीजें बना रहे हैं। सरकार समसामयिक रूप से काम नहीं कर पा रही, वो हम इसलिए कह सकते हैं कि उनको कोई मार्केट उपलब्ध ही नहीं कराया गया, जबकि अन्य सरकारों ने कराया है। आप देखिए, अन्य सरकारों ने कराया है। आप देखिए कहां पे समस्या आके खड़ी हो जाती है। जब स्व उद्यमिता आ रही है
लोग खुद उद्यमी बनना चाह रहे हैं, बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पुरानी चीजों को देख नहीं रहे हैं और आप एक नए इवेंट के जंजाल में फंसते जा रहे हैं। वो स्थिति उत्तराखंड के लिए जिस समय की बात देता हूँ, अंतिम प्रश्न में जोशी जी से लूंगा। जोशी जी, 10 वर्ष आप लोग भी सत्ता में रहे, ये राज्य बना उत्तराखंडियों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए, ईमानदारी से बताइएगा, जिन उद्देश्य के लेकर के 10 वर्ष लड़ाई हुई, महिलाओं ने त्याग किया, मात्र शक्ति सड़कों पे उतरी, बच्चों को सुबह खाना बनाती थी, कमर पे बांध के निकलती थी, हम लोग फोटो देखते थे, पढ़ते थे अखबारों में, तब तो छोटे छोटे होते थे। आपको लगता नहीं कि 10 वर्ष आप भी सत्ता में रहे लेकिन इन उद्देश्यों को आप लोगों ने पूरा नहीं कर पाया? सर, ये कांग्रेस ने सत्ता में आते ही शुरू से ही आप देखिए कि पहली निर्वाचित सरकार नारायण तिवारी जी की निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री भी, तो उन्होंने विजन स्टार्ट कर दिया। राज्य निर्माण की जो मूल भावना थी, रोजगार, उसके लिए उन्होंने कार्य किया। तो इसमें आप इसे नकार नहीं सकते कि नारायण तिवारी जी या कांग्रेस के कार्यकाल में रोजगार सृजन के अवसर बताने के ठीक है उसमें सरकारी। लेकिन साहब, विजय बड़गुड़ा और हरीश रावत को तो आप कह सकते हैं ना कि उनके समय में नेग्लिजेंसी रही, नकारात्मकता रही, विचार नहीं किया गया, उत्तराखंडियों के लिए नहीं सोचा गया। चलिए, धन्यवाद महेश जोशी जी, धन्यवाद विक्रम श्रीवास्तव जी और धन्यवाद रविशरण जी। प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रश्न ये है कि 2000 में जब राज्य बना तो उम्मीदें क्या थी, और उसका जवाब आज ये मिलना चाहिए कि 23 वर्ष बाद क्या उसमें कितने % हमने उसके जो प्रश्न थे उसके जवाब तलाशे, और अगर नहीं तलाशे हैं तो कौन तलाशेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्वेस्टर आएंगे, दोहन करेंगे इस राज्य का, करके चले जाएंगे। दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, वो अपने हिसाब से फिर प्लान करेगा, जैसा विक्रम जी ने कहा, कभी ऊर्जा प्रदेश, कभी आयुष प्रदेश, कभी कोई प्रदेश, लेकिन हम 2 ही प्रदेश बन के रह गए, एक खनन प्रदेश, एक शराब प्रदेश। हमें इससे ऊपर निकलने के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।